हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के क्लास में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। ठीक है, हम लोग आज से जो है डेली करंट अफेयर्स के क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये डेली करंट अफेयर्स का जो क्लासेस है वो आपका इन द मॉर्निंग, आपका एट द एकदम बिल्कुल मॉर्निंग में स्टार्ट होता है और ये 6 बजे यानी कि 6 बजे आपका क्लास स्टार्ट होता है। तो अभी जो क्लासेस हैं वो आपकी ऑफलाइन जो है होती हैं, लेकिन कुछ दिनों में मैं बहुत ही जल्द जो है लाइव क्लासेस स्टार्ट करूंगा। जैसा आप लोगों का रिस्पॉन्स आएगा मैं उसी रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग मैं लाइव क्लासेस भी स्टार्ट करूंगा और आपके साथ लाइव क्लास करूंगा। ठीक है, चलिए आइए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि मणिपुर के मुख्यमंत्री ने, है ना, मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने एक एम पेंशन ऐप लॉन्च किया है। उन्होंने एक एम पेंशन ऐप जो है वो लॉन्च किया है। ठीक है, तो मणिपुर के मुख्यमंत्री आखिर हैं कौन, है ना। उन्होंने जिन मुख्यमंत्री ने ये एम पेंशन लॉन्च किया है उनके वो वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है। तो मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह। कौन वहाँ के मुख्यमंत्री हैं? एन बीरेन सिंह। तो आइए थोड़ी सी इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो एन बीरेन सिंह जो है वो आपके मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं दोस्तों। तो मणिपुर के मुख्यमंत्री आपके एन बीरेन सिंह ने, उन्होंने एम पेंशन एक ऐप लॉन्च किया है। ये जो ऐप है वो डायरेक्ट क्या करेगा, लोगों को जो ट्रेजरी के लिए लोग चक्कर लगाते थे ऑफिस का, अब उनको ऑफिस के चक्कर से नहीं लगाने पड़ेंगे। वो ऐप के माध्यम से ही अपनी सारी जानकारी, सारी अपडेशन, ठीक है, उनका पेंशन का अपडेशन हुआ है नहीं हुआ है, वो ऐप के माध्यम से ही सारी जानकारी ऑनलाइन ही पता कर पाएंगे। इसलिए इस ऐप को क्या किया गया दोस्तों, लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो आइए थोड़ी सी इसके बारे में और जानकारी लेते हैं मणिपुर के बारे में। वहाँ के जो जिले हैं उनकी संख्या 16 है। लोकसभा सीट वहाँ पर 1 है, जबकि राज्यसभा सीट क्या होती है वहाँ 1 है। वहाँ का जो राज पशु है वो है संगाई। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग हमारे आगे के क्वेश्चन पर। तो आगे का क्वेश्चन है हमारा कि सीएमएस इंफो सिस्टम, है ना, सीएमएस इंफो सिस्टम किस बैंक के लिए मार्च 2020 तक, ठीक है, 3000 एटीएम लगाया गया। यानी कि सीएमएस इंफो सिस्टम जो है वो किस बैंक के लिए मार्च 2021 तक 3000 एटीएम लगाने का उसने वादा किया है। तो वो बैंक कौन सा है? वो है बैंक कौन सा? एसबीआई, हमारा एसबीआई बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ उसने एक समझौता किया है। उस समझौते के अकॉर्डिंग उसने वादा किया है कि वो 2021 के यानी 2021 में जो मार्च मंथ है यानी मार्च महीने तक 3000 एटीएम लगा करके देगा। तो सिर्फ एटीएम ही नहीं लगाएगा, वो क्या करेगा, ठीक है, टर्म शीट के हिस्से के रूप में, यानी कि जो उसका टर्म शीट किया गया है, जो कंडीशंस हैं, उस हिस्से के रूप में सीएमएस साइट का चयन करेगा, कहां पर उसको लगाना है उस चीज का चयन करेगा, एटीएम लगवाएगा, नगद प्रबंधन सेवा भी प्रदान करेगा, साथ में नियत देखभाल भी करेगा एटीएम्स की, और एटीएम का संचालन भी वही करेगा। ठीक है, समझ में आई बात। ये आपका 3000 एटीएम को लगाने का वादा किया गया है। किसका? तो सीएमएस इंफो सिस्टम का। किस बैंक के एटीएम? तो एसबीआई बैंक के एटीएम के लिए। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारे अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका कि जनवरी 2021 में, है ना, अभिषेक यादव को निम्न में से किसके प्रथम, है ना, उप महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया। यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा गेम है, ठीक है, जिसके लिए उनको उप, ठीक है, महासचिव के रूप में यानी प्रथम उप महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया। तो वो कौन सा गेम है मेरे प्यारे दोस्तों? वो मेरा गेम है कौन सा? अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का उनको क्या रखा गया है? उप महासचिव नियुक्त किया गया है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए आइए इस पर बात करते हैं। तो देखिए थोड़ी सी बात और बात कर लेते हैं। क्या है दोस्तों? वो है कि भारत के पूर्व स्ट्राइकर अभिषेक, एक स्ट्राइकर थे, ठीक है, वो आपके विशेष यानी कि जो अभिषेक यादव है उनको अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के प्रथम ठीक है, सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। ये एक दुर्लभ उदाहरण है जब एक पूर्व भारतीय टीम के खिलाड़ी को खेल के राष्ट्रीय महासंघ में एक उच्च पद पर नियुक्त किया गया है। दुर्लभ मतलब बहुत ही एक, ठीक है, अट्रैक्टिव माहौल आप बोल सकते हो, एक बहुत ही इंप्रेसिव माहौल आप बोल सकते हो, एक बहुत ही अच्छा, है ना, एक आप एक रिस्पेक्टिव वाली आप बात बोल सकते हो है किसी भारतीय क्रिकेटर के लिए कि उतना ऊंचा एक, ठीक है, पद किसी भारतीय क्रिकेटर को दिया गया है। तो ये कब होगा? ये वह जनवरी 2018 से
राष्ट्रीय टीम के निदेशक के रूप में, ठीक है, सेवारत हैं, यानी कि जो हमारा राष्ट्रीय टीम है उनकी सेवारत के रूप में 2018 से वो वर्क कर रहे हैं ऑलरेडी, लेकिन अब उनको एक मौका मिला है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का उप महासचिव बनने का। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए आइए दोस्तों, भारत ने पूर्व केंद्रीय ऊर्जा सचिव यानी कि पूर्व केंद्रीय, ठीक है, पूर्व केंद्रीय ऊर्जा सचिव जो हमारे थे वो कौन थे, राम विनय शाही को अध्यक्षता में, उनकी अध्यक्षता में सैग नामक एक उच्च स्तरीय समूह का गठन किया गया। यानी कि भारत सरकार ने पूर्व केंद्रीय ऊर्जा सचिव जो हमारे थे राम विनय शाही, उनकी अध्यक्षता में एक, ठीक है, समूह का गठन किया गया। वो समूह का नाम क्या रखा गया, समूह का नाम रखा गया सैग। उस सैग में जो ई है ना, उस सैग में जो ई है उसका संबोधन किसके लिए किया गया, यानी वो किस चीज को डिनोट कर रहा है, वो आपका डिनोट कर रहा है मेरे प्यारे दोस्तों एनर्जी के लिए। वो किसको डिनोट कर रहा है, एनर्जी के लिए। आइए थोड़ी सी इस पे और चर्चा कर लेते हैं। देखिए एनर्जी के लिए डिनोट तो कर ही रहा है, तो सरकार ने पूर्व, है ना, एनर्जी, हमारे पास जो पूर्व केंद्रीय ऊर्जा सचिव थे जिनका नाम था विनय शाही जी की अध्यक्षता में एक स्तरीय समूह तो गठन कर दिया गया, और यह दक्षिण एशिया केंद्रित ऊर्जा सुरक्षा वास्तुकला के निर्माण में मदद करेगा। यानी कि जो दक्षिण एशिया में एक केंद्रित ऊर्जा सुरक्षित वास्तुकला है उसके निर्माण में, यानी वहां पर उसको निर्माण करना है, उसकी मदद करेगा कौन, सैग। कौन मदद करेगा, सैग मदद करेगा। ठीक है, जिसकी गठन की गई है, ठीक है, वो सैग उसकी मदद करेगा। तो उच्च स्तरीय समूह को साउथ एशिया ग्रुप फॉर एनर्जी यानी कि सैग, इसका फुल फॉर्म है साउथ एशिया ग्रुप फॉर एनर्जी का नाम दिया गया है। इसी समूह का नाम आपका सैग दिया गया है। इसका फुल फॉर्म भी आप याद रखें, साउथ एशिया ग्रुप फॉर एनर्जी। तो इसे विदेश मंत्रालय द्वारा संचालित थिंक टैंक रिसर्च एंड इंफॉर्मेंस सिस्टम फॉर डेवलपिंग यानी कि कंट्रीज यानी कि RIS, ठीक है, के तहत स्थापित किया गया है मेरे दोस्तों। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्या क्वेश्चन है भाइयों, क्वेश्चन है जनवरी 2021 में डॉक्टर राज अय्यर ने किस देश की सेना के पहले मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में पदभार संभाला था। ठीक है, यानी कि जनवरी 2021 में डॉक्टर राज अय्यर ने किस देश की सेना के पहले मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में पदभार संभाला है, तो वो देश कौन सा है मेरे प्यारे दोस्तों, वो देश है अमेरिका। वो कौन सा देश है, अमेरिका। तो आइए थोड़ी अमेरिका के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो वो आपका आंसर हो गया अमेरिका। तो जुलाई 2020 में, है ना, पेंटागन द्वारा नए पद की स्थापना के बाद, यानी पेंटागन एक नए पद की स्थापना की गई थी, पेंटागन ने एक नए पद की स्थापना की थी कब, जुलाई 2020 में। उनकी स्थापना के बाद, यानी कि उनकी स्थापना के बाद, ठीक है, तो भारतीय अमेरिकी, ठीक है, भारतीय अमेरिकी डॉक्टर राज अय्यर ने भारतीय सेना के पहले मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में पदभार संभाला। यानी कि ये सूचना देने का काम करेंगे। तो भारतीय रक्षा विभाग में सर्वोच्च रैंकिंग वाले भारतीय अमेरिकी सैनिकों में से एक श्री अय्यर सेना के मुख्य प्रमुख सचिव यानी प्रमुख सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं, और IT से संबंधित मामलों में सचिव के प्रतिनिधित्व का निर्देशन भी करते हैं। तो आइए हम लोग और थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो एक 3 सितारा जनरल के पद के बराबर अय्यर अमेरिकी सेना के IT कार्यों के लिए 16 बिलियन अमेरिकी डॉलर वार्षिक बजट का अधीक्षण करेंगे। यानी एक 3 सितारा जनरल के पद के बराबर, जो 3 स्टार एक जनरल पद वाला होता है, जो जनरल होता है 3 स्टार, उसके पद के बराबर जो है अय्यर अमेरिकी सेना के IT कार्यों के लिए काम करेंगे, और ये 16 बिलियन अमेरिकी डॉलर वार्षिक बजट का अधीक्षण भी करेंगे। ठीक है, तो 100 से अधिक देशों में तैनात 15,000 से अधिक नागरिकों और सैन्य कर्मी उसके अधीन काम करते हैं। इनकी एक टोली होगी, उसमें इनको अधीक्षक बनाया गया है। ठीक है, उनका जिसकी पद संभालेंगे उसमें इतने सारे सैनिक होंगे। ठीक है, तो अमेरिका का जो राजधानी आप जानते हैं वाशिंगटन DC होता है। बाकी सभी चीजें तो आप लोगों को पता है। ठीक है, चलिए आइए आगे की तरफ बात करते हैं। आइए दोस्तों, तो अगला हमारा क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने 7 जनवरी 2021 को जम्मू और कश्मीर के लिए एक औद्योगिक विकास योजना की घोषणा की है।
योजना है ना, जो योजना अधिसूचना के दिन से लागू होकर किस वर्ष तक चलेगी, यानी कि जो योजना है जिस दिन उसको घोषित किया गया था उस वर्ष से लेकर के किस वर्ष तक ये चलने वाली है, तो ये आपकी चलेगी 2037 तक। कब तक चलेगी? 2037 तक। तो 2037 का मतलब क्या होगा? ये आपकी 17 साल के लिए योजना बनाई गई है। कितने सालों के लिए बनाई गई है? 17 साल के लिए। आइए बात करते हैं। तो सही उत्तर है 2037। तो केंद्र सरकार ने जम्मू और कश्मीर के लिए एक औद्योगिक विकास योजना की घोषणा की है। ये योजना 28,400 करोड़ रुपए की, ये जो पॉलिसी है ये आपके 28,400 करोड़ रुपए की है मेरे दोस्तों। तो इस योजना से नव निर्मित केंद्र शासित प्रदेश में नए निवेश, अच्छे विस्तार और मौजूद उद्योगों का पोषण होगा। ये योजना अधिसूचना के दिन से लागू हो करके 2037 तक, है ना, 2037 तक चलेगी। चलिए आइए बात करते हैं। तो जम्मू और कश्मीर, क्योंकि बात हो रही है जम्मू कश्मीर की, तो वहाँ के राज्यपाल आप जानते हैं मनोज सिन्हा हैं। वहाँ पर बांध आप देखें तो एक आपको वागली हार बांध मिलेगा जो चिनाब नदी पर है, एक दुलस्ती बांध है जो भी चिनाब नदी पर, एक उरी 2 है बांध जो आपकी झेलम नदी पर। अगर वहाँ के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात किया जाए तो एक है आपका दचिगम राष्ट्रीय उद्यान जो सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान है, एक आपके काजीनांग राष्ट्रीय उद्यान है, एक आपका किश्तवाड़ उच्च ऊंचाई राष्ट्रीय उद्यान है, एक आपका है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। ये कुछ राष्ट्रीय उद्यान है। मैंने कलेक्शन, जितना कलेक्शन होता है सभी कलेक्शंस को मैंने इकट्ठा करने की कोशिश की है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे कि किस जिले में श्री महादेव उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परियोजना के लिए प्रयोगशाला और पुस्तकालय के भवन के निर्माण के लिए भारत ने नेपाल को 44.13 मिलियन नेपाली रुपए का योगदान दिया हुआ है। किस जिले में? तो वो कहां बन रहा है? वो बन रहा है आपका हुलमा जिले में। कहां बन रहा है? वो आपका हुलमा जिले में बन रहा है। चलिए आइए थोड़ी सी इस जिले की जानकारी ले लेते हैं। तो हुलमा जिले में श्री महादेव उच्चतर विद्यालय यानी कि माध्यमिक विद्यालय जो है उसकी परियोजना के लिए प्रयोगशाला और पुस्तकालय भवन के निर्माण के लिए भारत ने नेपाल को 44.13 मिलियन, है ना, नेपाली रुपए का योगदान दिया है मेरे दोस्तों, ठीक है। तो आप जानते हैं कि वहाँ की जो राजधानी है वो है काठमांडू, ठीक है, और मुद्रा वहाँ की नेपाली रुपया। राष्ट्रपति तो आप जानते हैं विद्या देवी भंडारी हैं। वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो है KP शर्मा ओली, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सत्यपाल का जनवरी 2021 में निधन हो गया। सत्यपाल का जनवरी 2021 में क्या हो गया? निधन हो गया। वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? ठीक है, तो वो किससे संबंधित थे? वो थे आपके फैशन डिजाइनिंग से। किससे संबंधित थे मेरे दोस्तों? वो थे फैशन डिजाइनिंग से। तो फैशन डिजाइनर सत्यपाल का जनवरी 2021 में निधन हो गया। तो पॉल ने 60 के दशक के अंत में खुदरा क्षेत्र में अपना कैरियर शुरू किया और यूरोप और अमेरिका में उच्च स्तरीय खुदरा स्टोरों में भारतीय, ठीक है, हथकरघा उद्योगों के निर्यात का विस्तार किया, ठीक है। ये सारी बातें जो हैं कुछ उनके से रिलेटेड हैं। और 1980 में उन्होंने भारत में पहला साड़ी बुटीक एल अफेयर, ठीक है, लॉन्च किया और 1986 में अपने बेटे के साथ एपोनोमस नामक फैशन के कपड़ों की ब्रांड की स्थापना भी उन्होंने की थी। चलिए आइए मेरे दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। तो जनवरी 2021 में किसने खिलौना, ठीक है, परीक्षण सुविधाओं का उद्घाटन किया है? यानी कि जनवरी 2021 में किसने खिलौना परीक्षण सुविधाओं का उद्घाटन किया है, जिसे, है ना, BIS ने अपनी 3 प्रयोगशालाओं में बनाया है। और वो जो परीक्षण है, जिस परीक्षण का उद्घाटन किया गया है उस परीक्षण को BIS ने अपनी 3 प्रयोगशालाओं में बनाया है। वो महान व्यक्ति कौन है? वो हैं आपके पीयूष गोयल जी। पीयूष गोयल ने उसका क्या किया है? वहां का उद्घाटन किया हुआ है। आइए थोड़ी सी इनकी जानकारी ले लेते हैं। तो पीयूष गोयल क्या है? केंद्रीय वाणिज्य, उद्योग और रेलवे मंत्री, ये पीयूष गोयल हैं। इन्होंने 6 जनवरी 2021 को भारतीय मानक ब्यूरो के 74वें स्थापना दिवस, ठीक है, समारोह में भाग लिया। इन्होंने खिलौना परीक्षण सुविधाओं का उद्घाटन किया जिसे BIS ने अपनी 3 प्रयोगशालाओं में बनाया है मेरे प्यारे दोस्तों। उन्होंने गुणवत्ता नियंत्रण के साथ परख और हॉलमार्किंग पर
प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू करने की भी घोषणा की है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने जनवरी 2021 में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अब्राहम एकॉर्ड्स पर हस्ताक्षर किए हैं? किस देश ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अब्राहम एकॉर्ड्स पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे अफ्रीकी देश यानी कि जो अफ्रीकी देश है इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य बनाने का मार्ग प्रस्तुत हुआ है? तो वो कौन सा देश है मेरे दोस्तों? वो है सूडान। कौन सा देश था मेरे दोस्तों? सूडान। चलिए आइए थोड़ी जानकारी लेते हैं सूडान के बारे में। तो सूडान ने 6 जनवरी 2021 को संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अब्राहम एकॉर्ड्स पर हस्ताक्षर किए, जिससे अफ्रीकी देश इजराइल के साथ संबंधों का सामान्य बनने का मार्ग प्रस्तुत हुआ। यानी कि उनके बीच में संबंध काफी खराब थे, इनके बीच में लड़ाइयां चलती रहती थी, लेकिन सूडान ने 6 जनवरी 2021 को संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अब्राहम एकॉर्ड्स पर हस्ताक्षर करने से उनके बीच में जो संबंध थे वो अब सामान्य हो सकते हैं का प्रस्ताव दिया है। ठीक है, और प्रस्ताव हुआ भी है। तो यह कदम सूडान को 27 वर्षों में पहली बार विश्व बैंक से वार्षिक वित्त पोषण में $1 बिलियन से अधिक उपज $1 बिलियन से अधिक पहुंच प्राप्त करने में सक्षम करेगा। ये जो संबंध बनाया गया है, ये जो एकॉर्ड्स पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिससे तो मुस्लिमों और यहूदियों में श्रद्धेय हैं। बाइबल के पितामह के नाम पर सौदों को अब्राहम एकॉर्ड्स का नाम दिया गया था। यानी कि मुस्लिमों और यहूदियों के श्रद्धा यानी कि उनके प्रति जो हमारे पास फीलिंग्स होती हैं, उस फीलिंग के बारे में बाइबल के पितामह के नाम पर जो सौदों को अब्राहम एकॉर्ड्स का नाम दिया गया था। ठीक है, वही आपका अब्राहम एकॉर्ड्स कहा जाता है उसको। ठीक है, आइए दोस्तों बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2021 में एलन बर्गेस का निधन हो गया। ठीक है, वे निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित थे? एलन बर्गेस का निधन हुआ, वो किस खेल से संबंधित थे? तो वो मेरे प्यारे दोस्तों क्रिकेट के खेल से संबंधित थे। ये दुनिया के क्रिकेटर जितने भी हैं उनमें सबसे पुराने खिलाड़ी थे, उनमें से सबसे पुराने खिलाड़ी हुआ करते थे जिनका निधन हो गया। ठीक है, जिनका क्या हो गया है दोस्तों? जनवरी में निधन हो गया। तो विश्व के सबसे पुराने जीवित प्रथम श्रेणी क्रिकेटर एलन बर्गेस का जनवरी 2021 में 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये 100 वर्ष के होकर के मर गए। दाएं हाथ के बल्लेबाज और धीमे बाएं हाथ के गेंदबाज थे। एलन ने 1940 से 41 से लेकर के 1951 से 52 तक कैंटरबरी के लिए और 11 प्रथम श्रेणी मैचों में और 1945 में इंग्लैंड में न्यूजीलैंड सर्विसेज के लिए भी खेले थे। एलन के बाद अब रघुनाथ चंदोरकर जो हैं वो विश्व के सबसे पुराने जीवित क्रिकेटर बन गए हैं। किनके बाद? एलन बर्गेस के बाद। ठीक है, उससे पहले एलन बर्गेस थे। अब जो है जब उनकी मृत्यु हो गई तो रघुनाथ चंदोरकर जी हैं वो विश्व के सबसे पुराने जीवित क्रिकेटर बन गए हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं हम आगे की तरफ। तो एक एनजीओ है, एनजीओ शेल्टर सोसाइटी यानी एसोसिएट्स ने निम्नलिखित में से किसके साथ अद्वितीय समाधान यानी कि प्लस कोड लाने के लिए साझेदारी की है? किसने? एनजीओ ने। तो सबसे पहला तो वो है गूगल, दूसरा है आपका यूनिसेफ। पहला है गूगल दोस्तों, दूसरा है यूनिसेफ। तो यानी कि इसमें से आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? चौथा, दोनों 1 और 2। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा दोस्तों? राइट होगा, क्योंकि गूगल के साथ भी किया उसने और यूनिसेफ के साथ भी किया है। तो पुणे में स्थित एनजीओ शेल्टर एसोसिएट ने एक अनूठा समाधान यानी कि प्लस कोड लाने के लिए गूगल और यूनिसेफ के साथ क्या किया? उसने साझेदारी की है। तो प्लस कोड उन लोगों या उन स्थानों के लिए सड़क के पते की तरह है जिनके साथ स्थायी पता नहीं होता है। यानी कि प्लस कोड उन लोगों या स्थानों के लिए सड़क के पते की तरह है जिनके पास स्थानीय पता नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। तो देखिए ये पुणे में स्थित है, थाने में नवी मुंबई है ना, नवी मुंबई में जो थाने वहां पर, और कोल्हापुर में झुंगियों में रहने वाले 9000 परिवारों के पास एक स्वतंत्र डिजिटल पता है।
ठीक है। तो प्लस कोड एक छोटे आसान से साझा अल्फा, ठीक है, न्यूमेरिक डिजिटल पते का एक उत्पादन करने के लिए अक्षांश और देशांतर का उपयोग करते हैं, जो पृथ्वी पर किसी भी स्थान का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए आइए मेरे प्यारे दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में किस राज्य ने इंजीनियरिंग मेडिकल पाठ्यक्रमों में राज्य के माध्यमिक विद्यालय के छात्रों के लिए आरक्षण के बारे में आवश्यक सिफारिशें करने के लिए एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया है? किसने, इनमें से कौन सा राज्य ऐसा है जिसने ऐसा, ठीक है, समिति बनाई है, जिसने ऐसी समिति का गठन किया उच्च अधिकार प्राप्त करने के लिए? वो भी कौन से छात्रों के लिए? तो माध्यमिक विद्यालय के छात्रों के लिए आरक्षण के बारे में आवश्यक सिफारिशों करने के लिए एक उच्च समिति का गठन किया। इसमें से कौन सा वो राज्य है मेरे प्यारे दोस्तों? तो वो राज्य है आपका कौन सा? उड़ीसा। कौन सा राज्य है? उड़ीसा। ठीक है, तो उड़ीसा वो राज्य है आपका। तो उड़ीसा सरकार ने इंजीनियरिंग मेडिकल पाठ्यक्रमों में राज्य के माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों के लिए आरक्षण के बारे में आवश्यक सिफारिश करने के लिए एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया है। तो उड़ीसा उच्च न्यायालय के सेनावर्ती न्यायाधीश डॉक्टर जस्टिस ए.के. मिश्रा समिति के प्रमुख होंगे। यानी उड़ीसा के जो उच्च न्यायालय हैं वहां के जो सेनावर्ती न्यायाधीश हैं डॉक्टर जस्टिस ए.के. मिश्रा, वो उसके प्रमुख, ठीक है, समिति के प्रमुख होंगे। ठीक है, वह इससे पहले यानी कि जो प्रमुख जस्टिस ए.के. मिश्रा जो हैं उससे पहले उड़ीसा न्यायाधीश अकेडमी के निदेशक और सीबीआई विशेषज्ञ न्यायाधीश और उड़ीसा उच्च न्यायालय के जस्टिस जनरल भी रह चुके हैं। उड़ीसा के बारे में आप थोड़ी जान लीजिए। वहाँ के उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री है वो है नवीन पटनायक, राज्यपाल गणेशी लाल हैं और जिलों की संख्या वहाँ पर 30 है। वहाँ पर बांध आपको इंद्रावती बांध मिलेगा इंद्रावती नदी पर, और एक हीराकुंड बांध है वो आपकी महानदी पर। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे दोस्तों अब हम बढ़ते हैं हमारे आगे क्वेश्चन पर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा ने जनवरी 2021 में किस शहर में कृषि संजीवनी वैन शुरू किया है? किस शहर में कृषि संजीवनी क्या शुरू किया है मेरे दोस्तों? वैन शुरू किया है। वैन मतलब गाड़ी, ठीक है, वैन मतलब गाड़ी। कैसी गाड़ी? तो इन्होंने कुछ गाड़ियों की सुविधा की है। वो जो गाड़ियां हैं वो गाड़ियां किसानों के पास जाएंगी, उनको नए नए टेक्निक्स का, नए नए किसान जो एग्रीकल्चर की टेक्निक्स हैं उसके बारे में बताएंगी। तो इन्होंने बोला है कि ये किस शहर में किया गया है। ठीक है, ये किस शहर में किया गया है मेरे दोस्तों? तो ये किया गया कहाँ? बेंगलुरु में। कहाँ किया गया? ये बेंगलुरु में ये किया गया है। चलिए आइए थोड़ा बेंगलुरु के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं बी.एस. येदियुरप्पा ने 7 जनवरी 2021 को बेंगलुरु में कृषि संजीवनी वैन का शुभारंभ किया। कृषि संजीवनी वैन क्यों है? क्योंकि जो वैन होंगे उसमें कुछ लोग होंगे जिनको कृषि की बहुत सारी नॉलेज होगी, उनको मिट्टी की नॉलेज होगी, ठीक है, उस मिट्टी में कितना वेस्ट है, कितना एसिड है, सारी चीज की नॉलेज होगी। वो मिट्टी का परीक्षण करेंगे, वो मिट्टी का लैब चेकिंग करेंगे, वो मिट्टी आपकी फसल उगाने के लायक है या नहीं है। इन सभी बातों की जानकारी वो किसान को बताएंगे, किसान के खेत में जा जाकर। ठीक है, तो शुरू की गई है 40 वैन। ठीक है, कृषि खेतों में जाकर मिट्टी पानी का परीक्षण करेंगे, यानी कि कृषि के खेत में जाकर के, यानी कि जो खेत हैं वहां जाकर के वहां की मिट्टी, वहां के पानी का परीक्षण करेंगे। उपज में सुधार के लिए कीट नियंत्रण के सुझाव भी बताएंगे कि आप किस कीट नियंत्रण का सुझाव कर सकते हैं। ठीक है, वो भी सब आपको देंगे। वे खेतों तक प्रयोगशाला लेके जाएंगे, यानी कि लेबोरेटरी को खेतों तक लेकर के जाएंगे ताकि किसानों को उनकी कृषि तकनीक में समर्थन मिल सके। कितनी अच्छी बात है। ठीक है, तो आइए मुख्यमंत्री जो है वो है आपके ठीक है, बी.एस. येदियुरप्पा, और वहाँ के जो राज्यपाल हैं वो हैं वजुभाई वाला। ठीक है, और वहाँ के जिलों की संख्या 30 है और वहाँ की लोकसभा सीटें 28 हैं और राज्यसभा सीटें जो हैं वो कैसी हैं? 12। ठीक है, चलिए आइए मेरे प्यारे दोस्तों अब लोग बढ़ते हैं हमारे आगे के क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2021 में सोमालिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, यानी कि जनवरी 2021 में सोमालिया एक देश का नाम है, भारत के कोई एक राजदूत हैं, राजदूत के रूप में, यानी भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? कहां? सोमालिया में। तो वो कौन व्यक्ति है? वो है हमारे वीरेंद्र कुमार पॉल जी। कौन है वो? वीरेंद्र कुमार पॉल जी। तो
आइए थोड़ी चर्चा कर लेते हैं वीरेंद्र कुमार पॉल जी के बारे में। तो सही उत्तर वीरेंद्र कुमार पॉल है। तो वीरेंद्र कुमार पॉल को सोमालिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में क्या किया गया, नियुक्त किया गया है। ठीक है, 1991 बैच के IFS पॉल रहे हैं। वर्तमान में केनिया में भारत के उपायुक्त हैं, यानी वर्तमान समय में केनिया में भारत के क्या है, वो एक उच्चायुक्त हैं। तो सोमालिया अफ्रीका के सींग में स्थित है, यानी अफ्रीका देश का एक, अफ्रीका में एक सींग है, उसके अंदर स्थित है आपका सोमालिया। ठीक है, में स्थित एक देश है। ठीक है, सोमालिया अफ्रीका के सींग में स्थित एक देश है, जहां जो 1990 के दशक के प्रारंभ में, ठीक है, कबीले आधारित सशस्त्र समूह के बीच गृह युद्ध के बाद में हिस्से में घेरा हुआ है। ठीक है ना। तो सोमालिया के बारे में आप जान लीजिए, वहां की राजधानी है मेगादुसू और वहां की मुद्रा है सोमाली शिलिंग और वहां का राष्ट्रीय खेल है क्या दोस्तों, फुटबॉल। क्या है दोस्तों मेरे, फुटबॉल। तो आइए तो देखिए दोस्तों, आज का जो क्लास है वो यहाँ पर हम खत्म करेंगे। तो अगर आप लोगों को हमारा करंट अफेयर का जो क्लास है वो अगर आपको समझ में आया तो प्लीज भी कमेंट जरूर करें। ठीक है, आप लोगों का कमेंट ही जो है हम लोगों को प्रेरित करेगा आगे के क्लास को करने के लिए। तो ये जो क्लासेस है वो कंटिन्यू होंगी 6 AM में। अभी ऑफलाइन क्लासेस हो रही है, लेकिन कुछ समय के बाद मैं ऑनलाइन क्लासेस भी कर दूंगा बहुत ही जल्दी दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए बाय।